चलो बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स की सारी कहानी का एप्लीकेशन आप इसमें देखेंगे। ऑन 31 मार्च 2022 द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर वाइट वर एज फॉलोज। ठीक है, तो एक बार ट्रायल बैलेंस का डिस्कशन करते हैं, साथ साथ पूरा एनालिसिस करते चलते हैं। सबसे पहले उसने दिया है डेबिट साइड पर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, तो ये है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो अब देखो सीए साहब, ओपनिंग स्टॉक की हेडिंग के अंदर जैसे ही सीए को नज़र आया, अरे इनके पास तो रॉ मटेरियल भी है, इनके पास तो वर्क इन प्रोग्रेस भी है, और इनके पास तो फिनिश्ड गुड्स भी है, तो बस सीए साहब तभी समझ जाएंगे कि ये कैसी एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये पहचान है। देखो ऊपर नहीं दे रखा उसने मिस्टर वाइट कौन है, लेकिन हम समझ गए कि मिस्टर वाइट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, इन्वेंट्री से पहचानना है। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर, ये तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाएगा, है ना, एसेट है। कैरेज ऑन परचेज, अब देखो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटियों के लिए कौन से अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि इनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है, इन एंटिटीज़ के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं है। इनके लिए तो मतलब एक टैटू आप अपना बना के रखना रजिस्टर में, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं फैक्ट्री वाले, वो सब कौन से अकाउंट में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग। और जितने भी ऑफिस एक्सपेंस होंगे वो सब जाएंगे पीएनएल, बस सिंपल। तो फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग में, ऑफिस का खर्चा पीएनएल में, और कोई खर्चा होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद बिल रिसीवेबल, बैलेंस शीट। उसके बाद वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाँ ठीक है, क्योंकि वेजेस तो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। सैलरी पीएनएल, टेलीफोन पोस्टेज पीएनएल, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस वर्ड तो आते ही अपना वहीं पे मार्क कर लेने का, पीएनएल। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। ऑफिस फर्नीचर, बैलेंस शीट। रिपेयर्स टू प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि प्लांट मतलब प्लांट तो ऑफिस में तो प्लांट होते नहीं, प्लांट तो फैक्ट्री में ही रखा होगा, तो वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग। परचेजेस, हाँ मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मतलब वैसे परचेज का मतलब होता है कि ये रॉ मटेरियल परचेज है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वाला जो परचेज करता है वो हमेशा क्या परचेज करेगा, रॉ मटेरियल। बाकी प्लांट एंड मशीन बैलेंस शीट में। रेंट, अब देखो रेंट में दो बातें, अगर ये फैक्ट्री का रेंट है तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर ये ऑफिस का रेंट है तो पीएनएल। तो ये हम एडजस्टमेंट में जानकारी देखेंगे, वो देता है। इसी तरह लाइटनिंग, अगर फैक्ट्री की है तो मैन्युफैक्चरिंग, और अगर ऑफिस की है तो पीएनएल। बाकी जनरल खर्चे तो पीएनएल में ही जाएंगे, बाकी देख लेंगे कुछ है तो। बाकी क्रेडिट साइड पे आते हैं हम। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट। बीपी, बैलेंस शीट। सेल ऑफ स्क्रैप, हाँ तो स्क्रैप मतलब वही बाय प्रोडक्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। कमीशन रिसीव्ड, पीएनएल, है ना, इनकम हो गई। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो चलो ओपनिंग प्रोविजन है, पीएनएल। कैपिटल, बैलेंस शीट। सेल्स, ट्रेडिंग में, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी में। अब एडजस्टमेंट्स देखते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक वर, तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग,
सेमी फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग, सेमी फिनिश्ड डिज़ाइनर इंग्लिश दे रहे हैं, तो सेमी फिनिश्ड का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो तीनों के क्लोजिंग स्टॉक दे रखे हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड। बाकी कह रहा है सैलरीज एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च, तो ये हमने पढ़ ही रखा है आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी है 900 रुपये की आउटस्टैंडिंग और वेजेस है 2000 रुपये की आउटस्टैंडिंग। तो एक तो सैलरी पर तारा लगा लेते हैं तो याद रहेगा, और वेजेस पर तारा लगा लेते हैं, याद रहेगा। बाकी ट्रीटमेंट याद है आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में तो ऐड करना है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करना है। उसके बाद कह रहे हैं मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर बाय 7.5%। ये 7.5 है, वो ऐसे देना चाह रहे थे मिक्स फ्रैक्शन की तरह, लेकिन वो टाइप हो नहीं पाता, तो आप चाहे बुक में ऐसे लिख लेना 7.5%। तो बिल्डिंग को मशीन को 10% और फर्नीचर को 7.5%। तो फर्नीचर पे भी तारा लगा लेते हैं, और मशीन कहाँ है, प्लांट एंड मशीन पर भी तारा लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 1% ऑफ सेल्स। तो कह रहा है क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, जो आप बनाओगे वो 1% बनाओगे, लेकिन 1% किसका, सेल्स का। तो आपको सेल्स जो दे रखी है उसका 1% निकालना पड़ेगा। तो सेल्स कितनी दे रखी है, एक बार देखते हैं, 167,200। तो इसका 1% कितना आएगा, 1672। तो लिख देता हूँ 1672। बाकी क्लोजिंग प्रोविजन का क्या करते हैं वो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है फाइनल अकाउंट्स में। फिर ये 2 पॉइंट्स पढ़ो ध्यान से। ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। हमारा जितना भी एरिया है उसमें 1/4 हिस्से पर क्या बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हाँ, तो हम ये जो रेंट है, तो यही माना जाएगा कि रेंट आप किस चीज़ का पे करते हो, जगह का। तो वो ये कह रहा है इसमें से 1/4 जगह तो ऑफिस बना हुआ है। तो इसका मतलब जो 1/4 जगह ऑफिस बना हुआ है, तो वो तो मैं क्या मानूंगा, पीएनएल। तो इसका मतलब बची हुई जगह पर क्या बनी हुई है, फैक्ट्री। तो उसको मैं क्या मानूंगा, मैन्युफैक्चरिंग। तो समझ गए उसकी चाल। अच्छा, इसी तरह लाइटनिंग का भी देखो, कह रहे हैं लाइटनिंग इज टू बी चार्ज्ड एज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। कह रहा है लाइटनिंग भी 2/3 जो है, 2/3 वो फैक्ट्री की है। तो 2/3 निकालना कितना, 900, ठीक है। तो 900 तो फैक्ट्री की है, और 1/3 जो है वो कह रहा है वो ऑफिस की है। तो ऑफिस मतलब पीएनएल और फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद बस ख़त्म हो गया। तो जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जनरल एक्सपेंस हम वही ऑफिस का ही खर्चा मानेंगे आमतौर पे, है ना, तो पीएनएल में लिख लेंगे। तो अब देखो वो क्या कह रहे हैं, देखो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें बना लेंगे, तो इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो पहले 4 ढांचे बना लेते हैं अच्छे सुंदर, फिर पोस्टिंग करते रहेंगे। तो एक बना लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। चलो तो बना लेते हैं डेबिट क्रेडिट, तो 8-9 लाइनों का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लो, 5 लाइनों का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो,
10 लाइनों का P&L अकाउंट बना लो। और 10 लाइनों की बैलेंस शीट बना लो। बस बाकी कुछ लगेगा तो वर्किंग में कर लेंगे, हालांकि वर्किंग में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, हमने सब डिस्कस कर ही लिया। चलो करें, पोस्ट करें, शुरू से कर लो, बना लो ढांचे। चलो तो पहले हम डेबिट से शुरू करते हैं, एक एक आइटम पोस्ट करते रहेंगे, उस पर टिक लगाता रहूँगा। तो सबसे पहले ओपनिंग जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का है ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल, पहले इसको डील करते हैं। देखो तो अब हमने रॉ मटेरियल के लिए एक स्टोरी सीखी थी, याद है? हमने सीखा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे लिखते थे ना, देखो पहले मैं लिख देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम सबसे पहला आइटम क्या लिखते थे डेबिट साइड में? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसको निकालने का क्या फॉर्मूला लिखा था बताओ एक बार, ओरली सुनाओ। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो हमारे को तीनों दे रखे हैं देखो, तो आप कैलकुलेटर पे कर लो चाहे इतने। ओपनिंग रॉ मटेरियल है 21,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 85,000 और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है 16,200। ये एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। तो ये दो जगह जाएगी, है ना, ये तो एडजस्टमेंट है, तो ये तो दो जगह जाएगी। तो अभी जाती है दो जगह, लेकिन पहले एक जगह कर देता हूँ। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग रॉ मटेरियल 21 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 85 माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल 16,200। तो बाहर आप बताओ 89,800। ओके 89,800। तो क्लियर हो गया। लेकिन 16,200 क्योंकि एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो दूसरी जगह भी जाएगी। कहाँ जाएगी दूसरी जगह? बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख लो, स्टॉक रॉ मटेरियल का 16,200, है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट दो जगह जाती है। तो क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 16,200, ठीक है, ओके। चलो अब अगला आइटम देखते हैं। अगला आइटम है उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 9,500। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ लिखवाया था? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लेते हैं। टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना दे रखा है? कितना था? 9,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का 15,500। तो ये कहाँ लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिख लेते हैं डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का 15,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है और इस पर एक स्टार भी, मतलब एडजस्टमेंट भी थी, है ना, तो वो भी कर लेंगे साथ साथ। तो सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में 24,000 लिख लेते हैं पहले अंदर की तरफ। तो डेटर्स बैलेंस शीट में
24,000 और इसमें से माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग पीडीडी, तो वो डील कर लेते हैं एक बार। तो हमने एडजस्टमेंट में क्लोजिंग पीडीडी ये रहा, देखो निकाल ही लिया था, ये रहा 1672। तो 1672 माइनस कर देते हैं क्लोजिंग पीडीडी, कितना आ जाएगा 22,328। ठीक है, अब क्लोजिंग पीडीडी क्योंकि एडजस्टमेंट है तो उसका दूसरा ट्रीटमेंट भी करते हैं पीएनएल में। तो पीएनएल में क्या फॉर्मूला सिखाया था आपको, याद है? वैसे तो सीखा था हमने 2 ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, वो तो कुछ है नहीं, प्लस क्लोजिंग पीडीडी। तो वो पहले लिख लेते हैं अंदर। क्लोजिंग पीडीडी कितना है 1672 और माइनस ओपनिंग पीडीडी। ओपनिंग पीडीडी जो आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है 1650, है ना, 1650 दिखा देता हूँ एक बार। ये रहा, देखो हमने मार्क करा था ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1650, ये है ओपनिंग पीडीडी। तो क्लियर हो गया, तो यहाँ तक ओके। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैरेज ऑन परचेज 1500। तो ये तो कहाँ लिख लें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, टू कैरेज ऑन परचेज 1500। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है बिल्स रिसीवेबल 15,000। ये कहाँ लिख लें, बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल 15,000। उसके बाद जी नेक्स्ट है वेजेस, और इस पे तारा भी है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख लेते हैं वेजेस, और वेजेस का तारा है ये आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है 2000। तो कैसे लिखेंगे हम, टू वेजेस, तो ऐड कर देंगे तो 13,000 प्लस 2,000 आउटस्टैंडिंग, तो ये हो गया 15,000। और वेजेस आउटस्टैंडिंग दूसरी जगह कहाँ लिख लें, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। तो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ठीक है, तो क्लियर चल रहा है मामला। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटम है सैलरीज 10,000 पीएनएल, और सैलरीज पर भी आउटस्टैंडिंग था 900। तो सैलरीज पीएनएल में लिख लेते हैं 10,000 और प्लस 900 आउटस्टैंडिंग जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 10,900। और आउटस्टैंडिंग वाली 900 कहाँ लिख लें, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 900। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी टेलीफोन पोस्टेज और रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ये दोनों एक साथ पीएनएल में लिख लेते हैं। टेलीफोन पोस्टेज 1000 और रिपेयर 350 पीएनएल में। तो टू टेलीफोन पोस्टेज 1000 और दूसरा था रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर 350। ठीक है ना, ओके। उसके बाद है जी नेक्स्ट आइटम कैश एट बैंक 17,000 बैलेंस शीट। तो कैश एट बैंक 17,000 बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी
ऑफिस फर्नीचर 10,000 बैलेंस शीट और सितारा भी लगा हुआ है, तो फर्नीचर को 7.5% डेप्रीशिएट भी करना है। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर अंदर लिख लेते हैं, फर्नीचर 10,000। अब इसका 7.5% निकालो, 750, वो माइनस कर दो डेप्रीसिएशन, कितना आ गया 9250। और डेप्रीसिएशन दूसरी जगह कहाँ लिखें, P&L। तो 2 डेप्रीसिएशन। तो ध्यान रखना फर्नीचर जो होता है वो ऑफिस फर्नीचर है, उसने टर्म दिया है ऑफिस फर्नीचर, तो इसीलिए ये P&L में लिख रहे हैं। अगर ये कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग, मतलब फैक्ट्री का प्लांट या फैक्ट्री की बिल्डिंग होती तो मैन्युफैक्चरिंग में, तो अभी आएगा वो पॉइंट अगला ही। अब उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी रिपेयर्स टू प्लांट, 1100 रुपये। अब देखो ये प्लांट को रिपेयर कराया, तो प्लांट तो फैक्ट्री में होता है, ऑफिस में थोड़ी ना हम प्लांट रखते हैं। तो ये 1100 का रिपेयर का खर्चा कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। तो 2 रिपेयर्स टू प्लांट 1100। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो हो ही गया है ना। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, तारा भी लगा हुआ है, बैलेंस शीट 70,000 और प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 10%। तो पहले बैलेंस शीट में चलते हैं, अंदर लिख लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी 70,000 और इसका 10% बताओ 7,000। तो अब देखो प्लांट में 7,000 का डेप्रीसिएशन हो गया, तो अब ये 7,000 का खर्चा डेप्रीसिएशन कहाँ लिखोगे आप, समझ गए, मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि प्लांट जो है वो फैक्ट्री में होता है और यही आपको एग्जाम्पल में कॉन्सेप्चुअली सिखाया भी था। तो 2 डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट तो फैक्ट्री में है ना, तो फैक्ट्री के खर्चे मैन्युफैक्चरिंग में लिख लें। तो क्लियर हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट है रेंट। तो रेंट हमने देखो वो कर लिया था, P&L में 1500 और 4500 मैन्युफैक्चरिंग में। तो रेंट को तोड़ लेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में लिखते हैं खाली रेंट 4500, तो इसको नाम दे देते हैं फैक्ट्री रेंट 4500। और ट्रेडिंग में लिख लेते हैं, ओ सॉरी P&L, सॉरी P&L में लिख लेते हैं ऑफिस रेंट कितना 1500। ठीक है, तो क्लियर हो गया रेंट का खेल। उसके बाद नेक्स्ट है जी लाइटिंग। लाइटिंग भी हमने तोड़ लिया था, 900 रुपये मैन्युफैक्चरिंग में और 450 P&L में। तो फैक्ट्री लाइटिंग 900 और ऑफिस लाइटिंग P&L में 450। उसके बाद जी जनरल एक्सपेंस, तो P&L में 1500। तो जनरल एक्सपेंस P&L में लिख लेते हैं, क्योंकि जनरल एक्सपेंस का मतलब भी यही है कि भाई आम खर्चे, तो ये हम P&L में लिख लेते हैं। उसके बाद जी डेबिट साइड तो ख़त्म हो गया, अब आ जाओ क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल, इन दोनों को तो कहाँ लिख लेते हैं,
बैलेंस शीट 15,000 और 7,500। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और बिल्स पेबल 7,500। उसके बाद जी नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप बाय प्रोडक्ट। ये कहाँ लिखे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारा बाय प्रोडक्ट एक बिक गया, स्क्रैप बिल बिक गया, तो सेल ऑफ स्क्रैप का नाम दे दो या बाय प्रोडक्ट का नाम दे दो 2,500, तो फ़ायदा हो गया। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 450, ये P&L में इनकम हो गई 450 बाय कमीशन 450। उसके बाद नेक्स्ट ओपनिंग PDD, वो तो हम लिख ही चुके। उसके बाद कैपिटल 1,00,000 बैलेंस शीट में, ये अंदर की तरफ लिख लेते हैं अभी, कैपिटल 1,00,000। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेल्स 167,200, ये कहाँ पर? ट्रेडिंग में बाय सेल्स 167,200। और उसके बाद लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस का बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,500। तो ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग ओके हो गई। अब एडजस्टमेंट्स पर चलते हैं। लाइटिंग हो गया, ऑफिस हो गया, PDD हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, सैलरी हो गया। बस दो चीज़ें बची हैं। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का ये कहाँ लिखेंगे? 18,100 ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग कहाँ लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो क्लियर हो गया? तो लिख लेते हैं दोनों। तो क्लोजिंग WIP लिख लेते हैं। एक तो कितने रुपए है? 7,800। और फिनिश्ड गुड्स का ट्रेडिंग में लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, वो दे रखा है अपने को 18,100। और इन्हें दूसरी जगह कहाँ लिख लेंगे? बैलेंस शीट में, है ना, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक WIP का भी लिख लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का भी लिख लेते हैं। तो WIP का कितना था? 7,800 और फिनिश्ड गुड्स का 18,100। तो देखो सारी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई विद ऑल एडजस्टमेंट पोस्टिंग। तो पहले पोस्टिंग सारी ओके हो गई। चलो तो ऊपर से क्लोज करना शुरू करना है, तो अब आप बताते रहना। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग का डेबिट का टोटल कर लो, कितना आएगा? 129,300। और कितना बैलेंस बचेगा? 1,19,000। ठीक, तो इसको हम क्या देंगे पर्टिकुलर में नाम? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो ये एक तरह से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया कि आपने कितना गुड्स प्रोड्यूस करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स
प्रोड्यूस। तो ठीक है सभी भाइयों बहनों को, तो इसको क्रॉस पोस्ट कर लेंगे कहाँ, ट्रेडिंग में 1,19,000 रुपये। अब पर्टिकुलर लिख सकते हो आप टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग का खाता क्लोज कर दो। क्रेडिट का टोटल कितना, 185,300 में से ये दोनों माइनस करो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का बैलेंस मिल जाएगा 5,800। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ले आओ, वही अब तो पुराना खेल, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,800। अब पीएनएल क्लोज कर दो। $51,250 टोटल। तो 51,250 में से ये सब माइनस कर दो तो क्या बचेगा, नेट प्रॉफिट 34,778। ठीक है, तो अजीब सा बच रहा है 34,778। ठीक है, और ये नेट प्रॉफिट अब कहाँ आ जाएगा, कैपिटल में प्लस कर देते हैं, प्लस नेट प्रॉफिट 34,778। तो बाहर आ गया 134,778। अब आप बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल करके देख लो, 168,678, 168,678। तो देखो हो गया फाइनल अकाउंट, टैली मैच हो गया। तो समझ आया आपको प्रोसीजर, स्टेप्स, खेल, किस्सा? चलो तो बहुत बढ़िया। तो अब अगला क्वेश्चन आपको दूं तो अब आप करोगे अपने आप ट्राई? चलो तो एक क्वेश्चन और कर लो बस, मतलब फिर वो आप करना, डिस्कस साथ में कर लेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्व आप करना। आइटम्स देख लेंगे कि कोई डरावना तो नहीं लग रहा। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर पंडित फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो उन्होंने हेडिंग दे रखी है ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे ही ओपनिंग स्टॉक में आपको नज़र आया कि भाई इनके पास तो रॉ मटेरियल भी है और फिनिश्ड गुड्स भी है, तो हम समझ गए कि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो पहचान होता है। अच्छा, इसमें WIP नहीं है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग नहीं दे रखा, तो कोई बात नहीं। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो सिंपल मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट। लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या होते हैं? हाँ, एसेट होता है तो बैलेंस शीट में, बिल्कुल सही, लूज टूल्स। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर फिक्सचर, BR, डेटर, ठीक है, वेरी गुड। ड्राइंग कैपिटल से माइनस। सैलरीज PNL, वेरी गुड। कोल एंड फ्यूल, समझ गए, कोल एंड फ्यूल, वेरी गुड।
क्योंकि कोयला तो फैक्ट्री में लगेगा, ऑफिस में थोड़े ना कोयला लेके बैठेंगे हम, ठीक है। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, वेरी गुड, क्योंकि फैक्ट्री वर्ड आ गया। जनरल एक्सपेंस पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल, सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस ट्रेडिंग, बैड डेट्स पीएनएल, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, है ना, फैक्ट्री वर्ड आते ही समझ गए। पावर मैन्युफैक्चरिंग, पावर को भी हम क्या मानते हैं कि फैक्ट्री में पावर की ज़रूरत होती है। पावर का मतलब होता है बहुत हाई वोल्टेज वाली बिजली, पावर। तो ऑफिस में तो अपने को चाहिए नहीं इतनी। इंटरेस्ट पेड पीएनएल, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल, कैरेज इनवर्ड्स, हाँ ये तो फैक्ट्री का खर्चा होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग। कैरेज आउटवर्ड्स पीएनएल, वेरी गुड। कमीशन पेड पीएनएल। तो क्लियर हो गया आइटम, ठीक है। क्रेडिट के भी और डिस्कस कर लो। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, है ना, परचेज दे रखी है ना 5 लाख, तो इनको 495 ही लिख लेना आप। उसके बाद कैपिटल बैलेंस शीट, बीपी बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो ये ओपनिंग पीडीडी, ये तो आप कर लोगे अपने आप। सेल्स ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस आइटम ओके, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। लूज टूल जो होता है वो एसेट होता है। एक बच्चा कह रहा है सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, नहीं, लूज टूल्स खाली दे रखा है तो हम इसको मानते हैं एसेट। 30,000 रुपए के, है ना। चलो एडिशनल इन्फो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, तो ये तो कर लोगे 2 जगह, बिल्कुल सही। एक तो ट्रेडिंग में और दूसरा बैलेंस शीट। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स, तो ये आपका क्लोजिंग प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर 1000 और प्लांट और मशीनरी पर 3000, ठीक है। तो अब बड़ी सतर्कता से, बिल्डिंग जो होती है वो तो ऑफिस बिल्डिंग होती है, क्योंकि ऑफिस की जगह को बिल्डिंग कहते हैं एक तरह से, ये माना जाएगा। तो ये तो पीएनएल में लिखोगे। लेकिन प्लांट एंड मशीन कहाँ रखा होगा? फैक्ट्री में, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे। उसके बाद एक्रूड कमीशन ऑफ 12,500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर। तो एक्रूड कमीशन एक तो ऐड हो जाएगा कमीशन में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। और फिर दे रखा है इंटरेस्ट हैज़ एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक्रूड कमीशन एक बार चेक कर लेता हूँ, कमीशन पेड है, ओ सॉरी, तो मैंने गलत बोल दिया। तो कमीशन पर जो एक्रूड कमीशन है, मतलब वो एक तरह से आउटस्टैंडिंग कमीशन है, तो एसेट नहीं, सॉरी, लायबिलिटी। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, हाँ, वो एसेट में जाएगा, वो हमारी इनकम है, और इंटरेस्ट में आप ऐड कर लो। उसके बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये तो खैर आपको पता ही है, सैलरी में प्लस कर दोगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी। और प्रीपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में से माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट, ठीक है। तो बस वो आपको कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट भी बना ही लेना, मतलब सब कुछ ही बनाना है आपको। चलो ठीक है, तो अब आप करो, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं।
एक छोटा सा करेक्शन करना है इंटरप्रिटेशन में। एक्रूड कमीशन के आगे लिखा था इज टू बी रिसीव्ड यहाँ पर फॉर द ईयर, तो सॉरी वो इसका मतलब ये हमको पे नहीं करना, ये हमको मिलना ही है। हाँ, तो आप इसको अलग से फिर पीएनएल में क्रेडिट कर लेना और बैलेंस शीट में फिर इसको एसेट में शो कर देना। वो मैंने पढ़ा नहीं था, तो एक्रूड कमीशन इज टू बी रिसीव्ड लिखा था, बिल्कुल सही है। तो इसको आप इनकम ही मानना आप, और एक्रूड कमीशन एसेट में शो कर देना। चलो ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं डिस्कस, आपके साथ देख लेते हैं सारा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आपने चारों चीज़ें एक साथ बना ली होंगी, ठीक है। तो मैं पोस्टिंग्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे बता देना कोई भी पोस्टिंग में आपको डाउट होगा तो। पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में देखो क्या क्या आता है। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया था 495 ही ले लेना, और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कुछ दे रखा था क्या? नहीं दे रखा था, तो इसीलिए माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कुछ हुआ नहीं। तो टेक्निकली बस इतना आंसर जो आया आपका इन दोनों को जोड़कर, है ना, तो इन दोनों को जोड़कर आप कह सकते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इन्होंने अलग अलग निकाल के लिखा है, आप चाहो तो दोनों को जोड़कर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी शो कर सकते हो। अच्छा, अब फैक्ट्री के खर्चे जो जो थे, जो हमने मार्क कर लिए थे, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, पावर ये भी फैक्ट्री का, कोल एंड फ्यूल ये भी फैक्ट्री का, फैक्ट्री रेंट ये भी फैक्ट्री का, और डेप्रीसिएशन मशीन का। तो क्लियर है कहानी। अच्छा, क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं क्लोजिंग WIP वो है नहीं, और सेल ऑफ स्क्रैप वो भी नहीं है। तो आपका बैलेंसिंग फिगर यही बच रहा है 8,08,000, ठीक है। तो मतलब पहला पढ़ाओ सही, ओके, ठीक है। फिर इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ये आ गया 8,08,000। बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में तो तीन ही चीज़ें लिखते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का 75,000, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी तो 8,40,000, और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का 1,00,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यही आ रहा है 57, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत डाउट तो नहीं, चलो ठीक है। फिर पीएनएल पे चलते हैं। पीएनएल में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा सबसे पहले तो 57,000, और पहले क्रेडिट साइड देख लेते हैं। एक तो एक्रूड कमीशन जो एडजस्टमेंट में दे रखा था वो भी हमारी इनकम हो गई, और एक एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी एडजस्टमेंट में दे रखा था, वो भी हमारी इनकम हो गई, ठीक है। तो ये दोनों क्रेडिट में ओके। बाकी डेबिट की लिस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी ऑफिस के खर्चे थे। कैरेज आउटवर्ड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज में क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी दे रखा था एडजस्टमेंट में, तो वो ऐड करके आ गया 22, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट में प्रीपेड दे रखा था, तो वो माइनस करके आ गया 5,500, ये एडजस्टमेंट थी। और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स की एडजस्टमेंट अगर आपने करी होगी तो उसका फॉर्मूला था बैड डेट्स 4,000 प्लस क्लोजिंग PDD 2,000 माइनस ओपनिंग PDD 2,000, तो मतलब बाहर 4,000 ही आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। और बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 1,000, ये एडजस्टमेंट में दे रखा था। तो आपका नेट प्रॉफिट देख लो कि यही आ रहा था 24, चलो ठीक है। प्रीपेड को माइनस करके दिखाना है प्रियांशु भाई। चलो फिर उसके बाद बैलेंस शीट तो देख ही लो आप, नॉर्मल है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ गया, ड्राइंग्स माइनस हो गई, तो कैपिटल आ गया 1,04,000
बाकी बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग वो लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब लाइबिलिटीज़ हो गई। एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो 27,000, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस हो गया तो 99,000, फर्नीचर 15,000, इन्वेस्टमेंट 25,000, ये सब दे रखा था। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख एडजस्टमेंट में दे रखा था। लूज टूल्स देखो एसेट 30,000, बाकी सन्ड्री डेटर्स में से क्लोजिंग पीडीडी माइनस करके 38,000, बिल रिसीवेबल 15,000, एक्रूड कमीशन और एक्रूड इंटरेस्ट ये एडजस्टमेंट में दे रखे थे, ये दोनों एसेट। बाकी प्रीपेड इंटरेस्ट ये भी एसेट और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ये दे रखे थे। तो बैलेंस शीट का टोटल आपका आ गया 4,03,000। तो यही आ रहा है मैच। तो क्लियर हो गई अच्छे से कहानी, सबको बिल्कुल समझ आया खेल? चलो परफेक्ट। तो बस यही बेसिकली करना था हमको।